वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश कुमार शेषकर, असिस्टेंट प्रोफेसर एसआईआरटी एक्सीलेंस, आज आपको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वर्किंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सामने एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का। ये बताता है कि ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल किस प्रकार से काम करती है। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। वी विल डिस्कस द वर्किंग एंड फंक्शन of the each and individual component of this vapor compression refrigeration cycle, starting from the compressor. कंप्रेसर में हम देखते हैं कि कंप्रेसर क्या करता है। कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंप्रेस करता है, यानी जो एवोपरेटर से कंप्रेसर में लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट आ रहा है वेपर फॉर्म में, उसे कंप्रेसर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है और इसे कन्वर्ट करके ये डिलीवर कर रहा है कंडेंसर को। कंडेंसर क्या है? एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर। ये दिस इज मीन्स टू एक्सचेंज द हीट बिटवीन द कंडेंसिंग कॉइल एंड द सराउंडिंग मीडिया। अब इसमें जो सराउंडिंग मीडिया है डेट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। वो सराउंडिंग मीडिया एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। यदि कैपेसिटी कम है, डोमेस्टिक लेवल पे हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो सराउंडिंग मीडिया एयर हो सकती है। जैसे कि हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर फ्रिज में हम देखते आए हैं कि कंडेंसर जो होता है पीछे फिन्स के रूप में होता है और उसमें एयर इज द सराउंडिंग मीडिया डेट कूल्स द कंडेंसिंग फिन्स। तो यदि कैपेसिटी ज़्यादा है सिस्टम की तो हम कह सकते हैं एज इन द एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल एंड देन दैट विल बी द आइस प्लांट या कोल्ड स्टोरेज प्लांट हो सकते हैं, जिसमें कंडेंसर काफ़ी बड़े होते हैं और चूंकि उसे हम मेयरली एयर से कूल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर सराउंडिंग मीडिया जो सर्कुलेटिंग वाटर वाटर विल बी द सराउंडिंग मीडिया इन दैट पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पर कंडेंसर में जो सराउंडिंग मीडिया है वो एयर या वाटर दोनों हो सकता है, डेट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी। और यहाँ पर जो वेपर हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर मिल रहा है, डेट विल गोइंग टू रिजेक्ट द हीट ऑफ कंडेंसेशन to the surrounding media, and thereby it converts into the from vapor phase to the liquid phase by rejecting the latent heat of the कंडेंसेशन। तो यहाँ पर ये कंडेंसेट के रूप में, ये पॉइंट 4 जो दिख रहा है, मैं यहाँ पर हम कंडेंसेट के रूप में हम कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट कलेक्ट हो रहा है रिसीवर में। अब रिसीवर से यदि हम बात करें, आगे बढ़ें, तो हम देख सकते हैं कि ये रिसीवर से जो रेफ्रिजरेंट है वो हाई प्रेशर लिक्विड के फॉर्म में पास हो रहा है, एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू एवापोरेटर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि expansion valve is meant to control the flow of the refrigerant through from the receiver to the evaporator as per the requirement of the load, as per the requirement of the as per the load on the evaporator. तो evaporator के load के accordingly refrigerant जो है that is passing through the expansion devices. अब यहाँ पर expansion devices जो है फ्रेंड्स, वो एक थ्रोटलिंग बॉल्व के समान ही काम करता है। यहाँ पर थ्रोटलिंग प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि जब एंथैल्पी कांस्टेंट होता है तो एंथैल्पी कांस्टेंट होता है तो प्रेशर ड्रॉप के साथ टेम्परेचर ड्रॉप भी होता है। तो del P by del T at the constant enthalpy will remain constant, that can be well explained by the Joule Thomson coefficient, और उसके अकॉर्डिंगली यदि जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जो कि म्यू है, यदि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें क्या मिलेगा? आफ्टर एक्सपांसन द refrigerant will going to be cools down after the expansion. तो यहाँ पर हमें एक्सपांसन के बाद हमें जो रेफ्रिजरेंट मिल रहा है उसका प्रेशर ड्रॉप होने के साथ साथ प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है, देन इट वेरी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड पासेस थ्रू द एवापोरेटर। और एवापोरेटर में पास होकर क्या होता है कि ये जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जो एवापोरेटर में आया है, एवापोरेटर भी एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है, जैसे कि कंडेंसर हीट एक्सचेंजर है।
यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेंट होता है वो सराउंडिंग हीट जो होती है उसको ऑब्जॉर्व करता है, और सराउंडिंग हीट को ये लेटेंट हीट के फॉर्म में ऑब्जॉर्व करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको ऑब्जॉर्व करके जो रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट होता है लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, and thereby it produces the cooling effect that is called as the refrigerating effect, and that is the whole the desired objective that we requires in this particular vapor compression refrigeration cycle। तो वही चीज हमें चाहिए होती है, वही चीज हम चाहते हैं कि हमें कूलिंग इफेक्ट मिल पाए, और ये कूलिंग इफेक्ट हमें एवोपोरेटर में मिल पाता है। So this is the process, and further the low pressure and low temperature vapor passes through the compressor, and the cycle repeats itself again and again. So this is the closed cycle, and the refrigerant used to move from all the these components, and it continuously changes its phases. That's why it is known by the name vapor, not the gas. And this refrigerant in the form of vapor, when it passes through the condenser, it changes its phase from the vapor phase to the liquid phase, and when it passes through the evaporator, it further changes its phase from the liquid phase to the vapor phase, and the cycle goes on as per I have described here. So let us see the another slides where the working has been explained that I have told you in the detail. Uh, so this vapor compression refrigeration system is most widely used refrigeration system, and here we use the vapor as the working fluid, and that readily evaporates and condenses, and changes alternatively between the vapor and liquid phase, as we have discussed in the previous slides। अब जैसे कि हम देख चुके हैं दोस्तों कि एवोपोरेशन में क्या होता है, ये हीट ऑब्जॉर्ब रेफ्रिजरेंट हीट ऑब्जॉर्ब करता है और वो कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, जबकि कंडेंसिंग में क्या होता है, वो हीट जो ऑब्जॉर्ब किया है एवोपोरेटर में रेफ्रिजरेंट है, वही वो कंडेंसर में उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, और इससे हमें क्या होता है, कंटिन्यूसली साइकिल में हमें एवोपोरेटर जहाँ पर होता है वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। तो हम यदि बात करें कंपोनेंट पार्ट्स की वॉइस, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, रिसीवर है, एक्सपांशन वाल्व है और एवापोरेटर है। इन सब के फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर से हम एक बार हम कह सकते हैं कि कंप्रेसर जो है वो क्या करता है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जो वेपर हमें एवापोरेटर से मिल रही है उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो और ये जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर को हम डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू डिलीवर कर देते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ द कंप्रेसर। फिर कंडेंसर की यदि बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंडेंसर जो है वो एक कूलर का काम करता है, जिसमें कॉइल्स पाइप जो है कॉइल्स के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को कूल करता है, ठंडा करता है, और वो उस कारण से while rejecting the latent heat of condensation, the vapor phase of the refrigerant will convert into the liquid phase of the refrigerant. So while refrigerant passing through the condenser, it gives latent heat to the surrounding condensing media, which is normally air and air or water that we have discussed earlier। फिर उसके बाद हम रिसीवर की यदि बात करें तो रिसीवर में क्या हो रहा है कि द कंडेंस लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर जो होता है वो यहाँ पर आकर स्टोर्ड हो जाता है, जिसे हम रिसीवर कह रहे हैं, और फिर इट इज सप्लाइड टू द एवोपरेटर थ्रू द एक्सपांशन वाल्व एज पर द रिक्वायरमेंट इन द एवोपरेटर। फिर एक्सपांशन वाल्व की यदि हम बात करें तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज टोटल वाल्व, जैसे हम बात कर चुके हैं, इसे हम टोटल वाल्व भी कह सकते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से वो पास करता है, और फिर उसका प्रेशर को ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है ड्यू टू द restriction to the flow of the refrigerant through the expansion devices, then and that's why the temperature also will going to be drop out।
तो ये जो फंक्शन है वो एक्सपेंशन वाल्व्स का है। फिर उसके बाद यदि हम एवोपरेटर की बात करें तो एवोपरेटर भी कॉइल्स है, कॉइल्स ऑफ पाइप्स का कलेक्शन है, जहाँ पर लिक्विड वेपर रिप्रेजेंट जो होता है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में एवोपरेट होता है ना, वो हीट को ऑब्जॉर्व करता है सराउंडिंग से, और वेपर एंड लिक्विड फेज जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ये वर्किंग ऑफ द वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम अपना हम उसमें नेक्स्ट पॉइंट ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर जो है फर्दर इट पासेस टू द कंप्रेसर वेयर इट इज आइसेंट्रोपिकली एंड आइडियली, एंड यदि हम बात करें तो ये आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस होती है, और देयर बाय इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है कंसिडरेबली धीरे धीरे इंक्रीज होता है। बट यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस ना होकर एडियाबेटिकली कंप्रेस होती है। फिर दिस वेपर आफ्टर लीविंग द कंप्रेसर एंटर्स इनटू द कंडेंसर or where it is condensed into high pressure liquid and it is collected in the receiver tank that we have discussed. फिर यहाँ से receiver tank से it passes through the expansion valve where it is throttled down to low pressure and low temperature. Then afterward, after finding its way through a expansion valve, it finally passes on to the evaporator. अब फिर वो evaporator में pass होती है where it extract heat from the surrounding or circulating fluids and vaporizes to lower pressure vapor. तो इस प्रकार से हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। अब इसका COP यदि हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की यदि बात करें इस साइकिल की, इस सिस्टम की, तो COP को हम डिफाइन कर सकते हैं, डेट इज द रेशो बिटवीन द हीट एक्सट्रैक्टेड और डेट इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय द वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कैन बी एक्सप्रेस बाय minusing by having the difference between the enthalpies between the point 1 and 2, जो कि एवोपरेटर के बाद जो एंथैल्पी है, और माइनस द एंथैल्पी बिफोर द एवोपरेटर, दैट इज द H2 minus H1, और H3 minus H2 is the work done, that is the H3 is the enthalpy after the compression and minus H2 is the enthalpy before the compression। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया COP का। और फर्दर हम देख सकते हैं कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में जो है H1 विल बी इक्वल टू H4 है, क्योंकि थ्रोटलिंग के समय जैसे हम बात कर चुके हैं कि एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पर H1 को हम H4 से रिप्लेस कर सकते हैं, देयरफॉर COP विल बी H2 minus H4 डिवाइडेड बाय H3 minus H2। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और हमें ये चीजें COP का जो डेरिवेशन है डेट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डेट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी एज इन द केस ऑफ द एनी हीट इंजन, but in the case of refrigeration that efficiency is known by the name of coefficient of performance and that is given by the formula mentioned above. Okay boys, thank you for your patience listening. Here I am ending my lecture. Thank you.